हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और कार्बन है उसके यौगिक वाला चैप्टर है जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। ये बिल्कुल परीक्षा में 6 नंबर का आता है, गजब का पार्ट है और बिल्कुल शानदार चैप्टर है। तो 6 नंबर आपको इस वीडियो में कंप्लीट पूरे कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट देखना है। साथियों आपको बता दूँ भाई, ये नोट्स आपको पढ़ के 95 अबाव आप आगे प्राप्त कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। यहाँ पे देखो कार्बन है उसके यौगिक चैप्टर का 1 शॉट होने वाला, मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खलास करने वाला हूँ मैं, और 6 नंबर आपको इसी वीडियो में प्राप्त कराने वाला हूं। तो साथियों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको मैं बता देता हूं कि भाई आपने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़ा है तो वही डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि भाई इससे पहले मैं विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, पेपर में छपने वाले हैं डिट्टो, वो उनकी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ अलग से। 16 का 16 चैप्टर के मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट बना दी है। और यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी मैंने करा चुका हूँ, उनके नोट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। पर कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेक जरूर कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। नोट्स पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कार्बन की विशेषता क्या है। कार्बन की विशेषता क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 6 होता है। मतलब आवर्त सारणी होते हैं ना, उसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। आपको कमेंट में अभी रिप्लाई कर दीजिएगा कि भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये बात मेरे को कमेंट में अभी बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं, कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, मतलब कार्बन की जो डिजाइन होती है ना, वो होती है समचतुष्फलकीय। आगे बात करते हैं, कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। और अपनी चारों संयोजकता की पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल द्विबंध और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। कार्बन क्या करता है? अणुओं का निर्माण करता है, एकल द्विबंध और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के तीन प्राकृतिक समस्थानिक होती है, C6H12 और C6H13 और C6H14। तो ये कार्बन की कितने समस्थानिक होती है? 3 समस्थानिक होती है। मतलब देखो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 सेम होता है। 6 है ना, यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है। लेकिन परमाणु जो ऊपर ऊपर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। मतलब जिनका स्थान क्या होता है? सेम होता है। 6 ये समस्थानिक हो गए, ठीक है। और इनका परमाणु बाहर क्या होता है? भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं 3, ये आपको याद रखना है। कार्बन में आबंध का सहसंयोजी आबंध, कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो वो आप थोड़ी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें अणुओं के आयन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु में ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणु के मध्य या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। मतलब कि भाई कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध होते हैं, जिससे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एक ही से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वो अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी आप इसे पढ़ लेना। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। जैसे अपन कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है और सारणी में आता है। इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। के कोष को बनने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब जो आपका कोष के होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2। लेकिन भाई हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए, तभी उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो के कोष को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। H2 कहते हैं हाइड्रोजन अणु बोलते हैं। H2 क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन अणु बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन अणु किस प्रकार से निर्माण होता है, वो भी अपन देख लेते हैं। भाई हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन, ये रहा 2 हाइड्रोजन है। क्या है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये 1 हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। 2 हाइड्रोजन है। तो भाई इसको भी है ना अपना कक्षा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन दोनों बेचारों के पास कितना कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि भाई तू भी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये बोलेगा भाई मेरे को भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तू भी अपना दे दे। तो ये कर लेंगे शेयरिंग। क्या कर लेंगे? शेयरिंग। मतलब 1 हाइड्रोजन ये रहा और 1 हाइड्रोजन ये रहा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा बीच में, और इसने भी अपना बीच में रखा। तो यह करेंगे, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से ये बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हुई है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 ये रहा, तो क्या बनेगा? एकल बंध बनेगा। क्या बनेगा? एकल बंध बनेगा। और बात करते हैं द्विबंध क्या होता है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको मिला देने क्या बन जाएगा? त्रिबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिबंध बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु क्या बनता है? H2 बनता है। क्या बनता है? H2 हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखो
क्लोरीन के अणु की, क्लोरीन के अणु की। तो क्लोरीन का अणु क्या होता है भाई, क्लोरीन के एक अणु के दो क्लोरीन परमाणु होते हैं। दो क्लोरीन परमाणु में अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के पूर्ण करते हैं, साझेदारी से पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन, देखो क्लोरीन का जो अणु होता है उसमें दो क्या होते हैं, दो क्लोरीन होते हैं, दो क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्लोरीन के पास देखो, आपको बता दूं भाई 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन को ना, इलेक्ट्रॉन को अपन डॉट से दर्शा सकते हैं या फिर क्रॉस से दर्शा सकते हैं, क्रॉस से या फिर डॉट से अपन इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो दिखाया गया है भाई क्लोरीन है, क्लोरीन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 2 तो ये रही, 2 ये रही 4, 2 ये रही 6, 1 ये 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक क्लोरीन और है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो। अब दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। मतलब कि देखो इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, इसे भी 8 पूरे करने, इसको एक ही जरूरत है, इसे भी एक ही जरूरत है। तो क्या करेंगे, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, ये भी अपना एक इधर रखेगा, बीच में रखेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं भाई, इस प्रकार से ये शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में लेके आएंगे, इसके 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से ये क्लोरीन बन गया, क्लोरीन का अणु में Cl2 बन गया। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो एकल बंध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एकल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या होगी, इनके 8। यहाँ पे देखो पहले अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। पहले यहाँ पे 7 थे, तो ये पूरे हो गए। क्लोरीन का अणु का निर्माण हो गया। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन का अणु। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का अणु निर्माण होगा, लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बंध होता है। क्या होता है साथियों, डबल बॉन्ड होता है। तो वो अपन देख लेंगे किस प्रकार से होता है ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु के एक दूसरे से आबंध करते समय 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। मतलब कि जो अपन क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। आगे बात करते हैं, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए द्विबंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विबंध का निर्माण करते हैं, वो तो अपन देख लेंगे। यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और अंतिम कक्षक में, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, वो पूर्ण हो गया। आगे बात करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 8 भरते हैं। कितने भरते हैं, 8, लेकिन तो ऑक्सीजन के पास तो कितने ही है, 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लिख दिए, उसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। दोनों क्या करेंगे भाई, इसको 8 चाहिए तो इसको 2 की आवश्यकता है, इसे भी 2 की आवश्यकता है। दोनों क्या करेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने बीच में लेके आ, और इसे ये भी बोलेगा अब तो भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लेके आ, ताकि वो साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो किस प्रकार से होगा देख लीजिएगा एक बार। तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेके आता है, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेके आता है। तो यहाँ पे इसके 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। आगे बात करते हैं, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का अणु हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन का अणु हो गया। O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन का अणु हो गया। इस प्रकार से ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो गया। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन में देखो त्रिबंध बनेगा। क्या बनेगा, त्रिबंध बनेगा, क्योंकि भाई नाइट्रोजन के पास कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के कितने चाहिए, 8 पूरे चाहिए, 8 चाहिए भाई। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का त्रिबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का त्रिबंध बन जाएगा, नाइट्रोजन अणु बन जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु के बीच में त्रिबंध होता है। क्या होता है, त्रिबंध होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, और इसके अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वो आप देख सकते हैं भाई, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3। यहाँ पे देखो कितने, 5 है, तो 3 और चाहिए इसे, और यहाँ पे भी कितने, 5 है, तो इसे भी 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, तू भी अपने 3 इधर लेके आया बीच में, और ये बोलेगा तू भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर लेके आया बीच में। तो किस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी अपना 3 इधर लेके आएगा, ये भी अपना 3 इधर के लेके आएगा। तो ये कितने हो गए, 8, और ये कितने हो गए, 8, ठीक है। तो पूरे 8 हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन साझा, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या बनेगा, एकल द्वि त्रिबंध बना लेगा। इस प्रकार से त्रिबंध बना लेगा। तो यह नाइट्रोजन का अणु हो गया। आगे बात करते हैं मेथेन का अणु। मेथेन का अणु किस प्रकार से बनेगा। मेथेन क्या होती है साथियों, CH4 होती है। मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का प्रयोग किया जाता है, अधिक उपयोग किया जाता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है। उत्कृष्ट गैस का विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी
करता है हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है। कितने हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ करता है? 4 परमाणु के साथ करता है। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो भाई, कार्बन एक बीच में आ गया, कार्बन एक बीच में आ गया। कार्बन के पास कितने कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन लगाने अपन को, 1 2 3 और 4 अपने हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 1 और 1। तो ये इसके कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई पूरा कक्षा बनने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास कितने हो गए? 4 4 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन 4 परमाणु से जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जुड़ गया। तो ये अपना CH4 का जो CH4 का मेथेन का निर्माण अपने देख लिया। आगे बात करते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो भाई, दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है। किस प्रकार से याद करनी है? 2 परमाणु होते हैं ना के बीच में इलेक्ट्रॉनों के एक एक युग्म की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन के एक एक युग्म के, युग्म क्या होता है? पेयर होता है। पेयर मतलब जोड़ा। इलेक्ट्रॉन के एक एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के एक एक जोड़े से जो आबंध बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आगे बात करते हैं इनका अंतराणुविक बल क्या होता है? कम होता है। अंतराणुविक बल क्या होता है? बहुत कम होता है। और गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये अपने कंप्लीट पढ़ लिया। आगे बात करते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हिरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इनमें से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इससे आप ध्यान से देख लेना क्योंकि पेपर में कई बार आता है। और ये पार्ट आपका 6 नंबर का है, तो 1% इससे ज़रूर निकलेगा और ज़रूर पेपर में आएगा। तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप, किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें रासायनिक भौतिक गुणधर्म क्या हो? समान होते हैं, जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कार्बन का अपरूप कहते हैं। मतलब रासायनिक गुण तो क्या हो? समान हो और भौतिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? कार्बन का अपरूप कहते हैं। अपरूप कहते हैं, कार्बन का नहीं अपरूप कहते हैं। अपरूप की परिभाषा क्या है? जिसमें रासायनिक गुण तो क्या हो? समान हो और भौतिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अपरूप कहते हैं। आगे बात करते हैं हीरा। हीरा क्या है? आगे हीरा क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु के साथ जुड़ा होता है। कार्बन कितने से जुड़ा होता है? 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। आबंध होकर दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरा यही निर्माण करता है, यही संरचना बनाता है, समचतुष्फलकीय संरचना बनाता है। कार्बन एक अतिशुद्ध रूप है। अतिशुद्ध रूप है कार्बन एक क्या है? अतिशुद्ध रूप है। आगे बात करते हैं यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध रूप के लिए अत्यंत उच्च दाब और ताप के लिए उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट देखो आप पढ़ सकते हो भाई, ग्रेफाइट पेंसिलों में जो लगी होती है ना, पेंसिलों के पीछे या फिर पेंसिलों में जो अपन काम करते हैं उससे काले रंग की आती है पेंसिल के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट की यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए, कुछ चीज़ें दी गई। ग्रेफाइट काले रंग दूसरे रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है या चमकीला पदार्थ होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मतलब जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो लीड होती है उससे अपन पलक के अंदर डालेंगे, पलक के अंदर डालेंगे तो अपन को करंट भी लग सकता है, करंट भी लग सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। तो भाई पेंसिल को जो अपन लीड होती है दोनों तरफ से छील लेंगे और उसे पलक के अंदर प्लग इन करेंगे तो क्या करेगा? करंट आएगा। क्या करेगा? करंट आ जाएगा। तो ये होती है ग्रेफाइट की विशेषता। काले रंग की होती है भाई, पेंसिल को देखते हैं वो काले रंग की होती है अगली वाली लीड, और ये चिकनी भी होती है। ठीक है, अपन उसे भाई हाथ अंगुली फेरेंगे तो चिकनी भी होती है और फिसलनशील भी होती है। तो चमकीला पदार्थ भी होता है, जब अपन धूप में लेके जाएंगे तो चमक भी उसमें उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं फ्लोरीन क्या होती है। फ्लोरीन क्या होती है? फुटबॉल की आकृति कैसी होती है? फ्लोरीन आप मैच कर सकते हो फुटबॉल की। फ्लोरीन की संरचना एक फुटबॉल की आकृति की तरह ही होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे बंकमिस्टर फ्लोरीन के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया। फुलर, बंकमिस्टर क्या थे? फुलर थे, उनके नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? फ्लोरीन रखा गया था। आगे बात करते हैं फ्लोरीन गोल गुंबद के समान होती है। फ्लोरीन क्या होती है? गोल गुंबद के समान होती है, जैसे फुटबॉल होती है ना उसी प्रकार से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, C8 सर्वाधिक स्थायी फ्लोरीन है भाई। आपको प्रश्न किस प्रकार से आएगा भाई? कौन सी सबसे स्थायी फ्लोरीन है? तो C8 सबसे स्थायी फ्लोरीन है। इसे बंकमिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ये फ्लोरीन का अपन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कार्बन परमाणु के बीच में एक बंध से
कार्बन परमाणु के एक बंध से जुड़े यौगिक क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो एकल बंध से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। और द्विबंध और त्रिबंध से बनने वाले क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि सीधी सीधी बात है, जो एकल बंध से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जो द्विबंध या फिर त्रिबंध से बनते हैं उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। कितनी बात आपको समझ में आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नाम में आपको उसका उत्तर है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। आगे देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, वो भी आपको याद करने हैं। देखो यहाँ पे दिए गए CH4 हो गया, आपका C6H12 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया। तो ये 4 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। कोई 2 एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना इसके। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है IUPAC पद्धति। क्या होती है IUPAC फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसे यहाँ पे जरूर से याद कर लेना। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी याद कर सकते हो और हिंदी में भी याद कर सकते हो। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई IUPAC का पूरा नाम। तो देखो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन पैर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। तो भाई जो भी बच्चा है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो उस IUPAC फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। आगे बात करते हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बन यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। अपने नामकरण किस प्रकार से करते हैं कार्बनिक यौगिकों का। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण में कार्बन यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसे पूर्व लगन लिखा जाता है। मतलब कार्बन की जितनी संख्या है ना, उतना ही हम पूर्व लगन लिख देंगे। पूर्व लगन आप में आगे पढ़ने वाली। और अनुलगन, अणु में उपस्थित बंध कितना होता है, सिंगल बंध है तो, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बंध हो तो क्या लगाएंगे, अनुलगन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वो अपन लिख देंगे, बता देंगे आपको। अनुलगन और पूर्व लगन को जोड़ के क्या करेंगे, अपन हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिख सकेंगे। मतलब पहले देखो आपको याद रखना है, एक तो होता है अनुलगन, एक होता है पूर्व लगन। अनुलगन वही होता है पूर्व लगन, एक होता है पूर्व लगन। ठीक है, अनुलगन और पूर्व लगन से क्या करेंगे, अपन हाइड्रोकार्बन का निर्माण या फिर उसका नाम लिख देंगे। आगे बात करते हैं पूर्व लगन का निर्धारण। मतलब कार्बन की संख्या, देखो यहाँ पे देखो अणु कार्बन कितना हो, एक हो, कार्बन की संख्या कितनी हो, एक हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे साथियों। कार्बन की संख्या 2 हो तो किसी क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 तो एथ, 3 हो तो कार्बन की संख्या प्रोप कहेंगे, 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 हो तो पेंट कहेंगे, 6 हो तो हेक्स कहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स कहेंगे, और 7 हो तो हेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। 7 हो तो हेप्ट कहेंगे, 8 हो तो ऑक्ट कहेंगे, 9 हो तो नॉन कहेंगे, 9 हो तो नॉन कहेंगे, 10 हो तो डेका कहेंगे, डेक कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। कार्बन की संख्या एक हो तो क्या कहेंगे, मैथ, एक हो तो मैथ कहेंगे, 2 हो तो एथ कहेंगे, 3 हो तो प्रोप कहेंगे, 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक कहेंगे। तो ये आपको याद कर लेना, कॉपी में भी आप इसे नोट कर सकते हो। अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तो हो गया पूर्व लगन। अब क्या होते हैं अनुलगन, जो पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, पीछे जुड़ते हैं। देखो कार्बन में एकल बंध होते हैं, जैसे कहते हैं एन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन। और डबल बॉन्ड हो तो इन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड हो तो इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो ये आपको याद कर लेना। आगे बात करते हैं एल्केन का नामांकन क्या किस प्रकार से करेंगे। इस श्रेणी में यौगिकों का नामकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2 N+2 होता है। कितना होता है साथियों, ये आपको सामान्य सूत्र आपको याद कर लेना है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो आप इसे याद कर लेना जरूर से। और इसे इस प्रकार यौगिक कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एकल बंध होता है। क्या होता है, एकल बंध। और एकल बंध वाले यौगिक कहते हैं संतृप्त यौगिक कहते हैं। नामकरण किस प्रकार से करना है, पेरिफेरेंस यौगिक भी कहते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। नामकरण का नियम क्या है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यह आपको सभी में करना है, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई भी हो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। आगे बात करते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई वाली सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो प्रतिस्थापी से युक्त श्रृंखला का चयन करेंगे। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जो कार्बन की श्रृंखला से अलग से जुड़े होते हैं। कार्बन की श्रृंखला में क्या होते हैं, अलग से जुड़े होते हैं। जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडा हो गया, तो वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ, तो निम्न नाम लिखते समय प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और उसमें पूर्व लगन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूर्व लगन लिखते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं।
ठीक है। जैसे ए पहले आता है तो अंग्रेजी में तो उसका नाम पहले लिखेंगे, बी का बाद में लिखेंगे। प्रतिस्थापी का अंकन है, तो प्रतिस्थापी का अंकन किस प्रकार से करेंगे, प्रतिस्थापी को क्या मिलने चाहिए, कम अंक मिलने चाहिए। प्रतिस्थापी को क्या मिलने चाहिए, कम अंक मिलने चाहिए। यदि दो प्रतिस्थापी को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी का वर्णमाला का अपन नियम फॉलो करेंगे ताकि उसे कम अंक दिए जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं नाम लिखते समय हम अंकों के मध्य क्या लगेंगे, कोमा लगाएंगे। क्या लगेंगे, कोमा लगा देंगे। और अंक का नाम के मध्य हाइफाइन लगेगी। हाइफाइन क्या होता है, एक डैश की लाइन होती है, डैश, इसे क्या कहते हैं, हाइफाइन कहते हैं। और कोमा ये होता ही है, तो कोमा और हाइफाइन का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंकों के मध्य क्या लगेंगे, कोमा, जैसे 2,2,2, 3 है ना, जो भी है। और नाम के मध्य क्या करेंगे, जैसे भाई मोनो है, मोनो, डाई, ट्राई है ना, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे, एक अपन हाई-फाई का चिन्ह लगा देंगे, डैश का चिन्ह लगा देंगे। आगे बात करते हैं, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संरचना को दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी का प्रयोग करते हैं। मतलब दो प्रतिस्थापी हो, समान प्रतिस्थापी हो तो उसे कहते हैं मोनो कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, मोनो। एक को क्या कहते हैं, मोनो। दो को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। दो को क्या कहते हैं, डाई। दो को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेक कहते हैं, या फिर डेका कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना, डेका कहते हैं 10 को, 10 प्रकार से आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी है। जैसे आपको कहीं पे भी है ना CH3 दिया है उसे मेथिल कहते हैं, और C2CH3 दिया है उसे एथिल कहते हैं, और C2 और CH3 दिया है प्रोपिल कहते हैं, और CH3 दिया है उसे आइसोप्रोपिल कहते हैं। इस प्रकार आकृति को कहते हैं आइसोप्रोपिल कहते हैं। और CH2 और CH3 दिया है उसे कहते हैं ब्यूटिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटिल कहते हैं। और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। और Br को कहते हैं ब्रोमो कहते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं। आगे बात करते हैं, I को आयोडो कहते हैं, F को फ्लोरो कहते हैं, N को नाइट्रो कहते हैं, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। ये आपको प्रतिस्थापी है, महत्वपूर्ण, आपको याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिकों में नामकरण संरचना सूत्र। तो भाई आपको संरचना सूत्र दिया गया होगा, उसका आपको नामकरण करना है और संरचना भी बनानी है। तो भाई या फिर आपको ये नाम दे देगा मीथेन, उसका आपको संरचना या फिर सूत्र लिखना होगा। यहाँ पे देखो CH4 है, क्या है, CH4 है, उसे क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो आपको पता है भाई सी में यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो कार्बन लिख देंगे 1 और चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कार्बन 1 लिख दिए, चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ दिए, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस प्रकार से अपन जोड़ देंगे। यह क्या होगी, मेथेन की आपकी संरचना हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया मेथेन का। आगे बात करें एथेन। एथेन में कितने होते हैं, आपको पता है मेथ में कार्बन कितना होता है, 1 होता है। एथेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2, और 2 कार्बन की संख्या अपन लिख देंगे और कितने जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 कार्बन 1 और 1 कार्बन लिख दिया, और क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस प्रकार से आपको एथेन की संरचना बनानी है। आगे बात करें प्रोपेन। तो भाई आपको पता है नेथ एथ प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 कार्बन बना देंगे, 1 2 और 3। अब चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस यहाँ पे क्या जोड़ना, आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप इसका भी संरचना बना सकते हो। और ब्यूटेन की आपको संरचना पता है भाई, 4 क्या लिख देंगे अपन, 4 तो अपन लिख देंगे कार्बन, कितने लिख देंगे, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन लिख देंगे। और इस क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। और ब्यूट में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4, C4 और H 10 हो गए। कितने हो गए, H 10 हो गए। तो यह हो गई ब्यूटेन की संरचना। इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हो। अब बात करते हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, दिमाग में डाल लेना है। 1 नंबर का प्रश्न आता है भाई, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब इन यौगिकों में कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। और अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, वही सेम फॉर्मेट है, वही लाइनें हैं। तो आपको याद कर लेनी है भाई, वो लाइना क्या लाइनें थे, कार्बन के द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का आंकलन उस दिशा से करते हैं जिस दर द्विबंध को कम अंक मिले, मतलब डबल बॉन्ड को क्या मिलने चाहिए, कम अंक मिलने चाहिए। और अन्य नियम एल्कीन के नामकरण करते हैं उसी अनुसार लागू होंगे। क्या होंगे, उसी अनुसार लागू होंगे।
देख सकते हो भाई किस प्रकार से आपको नामकरण देना है। यहाँ पे देखिएगा आपको संरचना दी होगी एग्जाम में, ये आपको संरचना मिलेगी। तो किस प्रकार से नामकरण करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन 1 और 2 है। कार्बन की संख्या कितनी होगी 2, तो भाई 2 को कहते हैं एथ कहते हैं, क्या कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ कहते हैं, ठीक है। हाँ, इनके बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या लगेंगे इन लगेंगे प्लस इन, तो जोड़ेंगे क्या एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा साथियों एथीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नामकरण अपन ने कर दिया। आगे बात करें दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है भाई CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। तो भाई कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। 3 को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों प्रोप कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोप। प्लस डबल बॉन्ड दिया गया तो क्या लगा देंगे इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे इन। तो प्रो प्लस इन क्या हो गया प्रोपीन हो गया, क्या हो गया प्रोपीन हो गया, क्या हो गया प्रोपीन हो गया, क्या हो गया साथियों प्रोपीन हो गया। इस प्रकार से अपन इसका नामकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं 4, यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो इस प्रकार का किस प्रकार से नामकरण करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड को क्या मिलने चाहिए कम अंक मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको कम अंक देने अपन को। तो यहाँ से अपन गिनती स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने नंबर आ रहा है 1 नंबर पर, तो 1 लिख दें, ठीक है। ऐसे हाईफाई का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। जो अंक लिखते हैं ना उनके बाद में अपन को हाईफाई का चिन्ह लगाना है। जो मैथ के अंक लिख देते हैं उसके बाद अपन को क्या लगाना है हाईफाई का चिन्ह लगाना है, ठीक है। या फिर शब्द लिखते हैं जैसे क्लोरो लिख दिया, ब्रोमो लिख दिया, आयोडीन लिख दिया, उसके बाद में अपन उनको हाईफाई का चिन्ह लगाना है। तो हाईफाई का चिन्ह लगा देंगे, एक हाईफाई का चिन्ह। और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 4 को कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं ब्यूट। और ब्यूट के साथ में क्या डबल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे इन लगा देंगे, ब्यूट प्लस इन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक ब्यूटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा साथियों एक ब्यूटीन बन जाएगा। यही आपका नामकरण है। इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हो। आगे बात करते हैं इस श्रृंखला में, देखिएगा यहाँ पे देखो इस श्रृंखला में यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, कितने नंबर पर आ रहा है 2 नंबर पर आ रहा है। तो 2 नंबर पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, प्लस कार्बन की कितनी 4, तो क्या लिख देंगे ब्यूटीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे ब्यूटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ब्यूटीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं, आगे देखो यहाँ पे एक श्रृंखला और दी गई, एक चेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट संरचना है, इसे आप किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी को क्या मिलनी चाहिए कम अंक मिलने चाहिए। प्रतिस्थापी क्या है क्लोरो है, क्लोरो क्या है प्रतिस्थापी, इसको कम अंक देने हैं। तो इधर से अपन काउंटिंग शुरू कर देंगे, किधर से शुरू करेंगे इधर से इसको कम अंक मिले तो 1 2 3 4 इस प्रकार से अपन इसको अंक दे देंगे। यहाँ पे क्लोरो कितने नंबर पर आ रहा है 1 नंबर पर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे 1 क्लोरो, क्या लिख देंगे 1 क्लोरो। और 2 नंबर पे क्या आ रहा है 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 लिख देंगे ब्यूटीन। कार्बन की कितनी 4, तो क्या लिख देंगे 2 ब्यूटीन लिख देंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण कर देंगे। आगे बात करते हैं एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण भैया आपको संरचना सूत्र याद करना है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है, H2n+2 होता है। तो इसका संरचना सूत्र क्या होता है 2 होता है, CnH2n+2 होता है। और ये क्या है असंतृप्त यौगिक है, क्या है असंतृप्त यौगिक है। एल्काइन क्या है असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें यौगिकों में कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है त्रिबंध। और इन श्रेणी में लघुत्तम सदस्यों की संख्या 2 कार्बन का ही होता है। और एल्कीन में कितने होते हैं 2 होते हैं, उनमें भी 2 होते हैं, इनमें भी 2 होते हैं। आगे बात करते हैं इस श्रेणी में अनुलोगन क्या होता है आयन होता है, क्या होता है आयन। मतलब जो भी कार्बन की संख्या 5 10 15 जितनी भी है उसके पीछे क्या लगा देंगे आयन लगा देंगे, क्या लगा देंगे आयन। नामकरण किस प्रकार से करना है वो आपको बता देता हूँ भाई। कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है और मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य श्रृंखला में आंकलन की उस छोर से करते हैं जिसे कम त्रिबंध को क्या मिलने चाहिए कम अंक मिलने चाहिए। अगर अपन बात करते हैं एल्केन की तो उसमें क्या मिलने चाहिए डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है। एल्केन की बात करते हैं उसमें भी कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यदि श्रृंखला में एक या एक से अधिक त्रिबंध हो, यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो मोनो डाई ट्राई और टेट्रा, जैसे मोनो डाई ट्राई टेट्रा वो आपको मैंने लिखा दिए, तो उन शब्दों को अपन को दर्श सकते हैं। यहाँ पे तो देखो लीजिएगा एक बार, यहाँ पे देखो कार्बन संख्या कितनी, कार्बन संख्या कितनी 2 है, कार्बन संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे मैथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे एथ, ठीक है। तो 1 हो तो मैथ लिखेंगे, 2 तो एथ लिखेंगे। और त्रिबंध तो क्या लगा देंगे आयन लगा देंगे, एथ प्लस आयन क्या हो गया एथाइन हो गया, क्या हो गया एथाइन, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा इसके लगा देंगे थे के, तो एथाइन हो गया, क्या हो गया एथाइन हो गया। आगे बात करते हैं जो दूसरा आपका पॉइंट दिया गया क्या संरचना है इसकी HC त्रिबंध और C और डैश यहाँ पे CH3 दिया गया है। तो कार्बन संख्या कितनी है 3 है, कितनी है 3 आप देख सकते हो भाई 1 2
यहाँ पे 3 कार्बन संख्या 3 तो क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे। और त्रिबंध तो क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। प्रो प्लस आयन क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया साथियों, प्रोपाइन हो गया। आगे देखो किस प्रकार से करना है आपको। यहाँ पे देखो एक संरचना और दी गई आपकी, ये किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हो अभी कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी है अपन की, कार्बन संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 को कहते हैं ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आपका आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड। तो क्या कहते हैं, 2 का 2 लिख देंगे। ब्यूट प्लस क्या हो गया, आयन, तो क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसका नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं समजातीय श्रेणी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ा सा ये वीडियो बाकी है और चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो में तो अपन बात करते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। यौगिकों में कुछ ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लगन या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उसकी अपनी कार्बन श्रृंखला पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नामकरण के नियम। नामकरण के क्या क्या नियम है। तो भाई कार्बन में यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें और प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन तथा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आगे, लेकिन आगे कुछ चीजें हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में कई बार छप चुकी है। तो बात करते हैं हेलोजन। यदि कार्बन श्रृंखला से यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह हेलोजन है या पूर्व लगन क्लोरो ब्रोमो आयोडो इत्यादि लगाए तो उसे क्या कहते हैं, हेलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। जैसे बात करते हैं CH3 है, उसके साथ में क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। Cl क्या है, क्लोरो। तो क्लोरोमेथिल हो गया, क्या हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ब्रोमो जुड़ा है तो 4 कार्बन तो क्या हो गया, ब्यूट। ठीक है ना, 4 कार्बन तो क्या हो गया, ब्यूट। और ब्रोमो जुड़ा तो आगे लिख देंगे ब्रोमो और ब्यूट प्लस एकल बना तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। आगे बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल जिसे हम शराब भी कहते हैं। ठीक है, तो शराब जिसे दारू भी कहते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह है एल्कोहल का OH उपस्थित हो, क्या हो, एल्कोहल का OH उपस्थित हो, उसे अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओल। ठीक है, ओल। क्या बोलेंगे लास्ट में, ओल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओल। यदि OH लगा हुआ ना तो उसे क्या कहते हैं, ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल। जैसे बात करते हैं यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 2 है। 2 कार्बन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ। और लास्ट में जुड़ा है एकल बंद तो एथेन हो गया, एथेन। और एथेन के साथ में क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन संख्या 5 है और लास्ट में जुड़ा है एकल बंद सभी में तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन ओ जुड़ा तो क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। इस से आप इसे भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं, एल। एल्डिहाइड का क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। यदि कार्बन की श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO उपस्थित होना लास्ट में तो उसका अनुलग्न क्या कहते हैं, एल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल। उदाहरण आपको दिया गया है CH3COH। CH3 क्या है, एथ है। कार्बन संख्या 1 है तो क्या हो गया, एथ। कार्बन संख्या यहाँ पे देखो कितनी, कार्बन संख्या 2 है तो क्या हो गया, एथ हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल नेल हो जाएगा, एथेनेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पे जो कार्बन संख्या यहाँ है कितनी है, 4 है। नीचे वाले में देखो कार्बन संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। कितनी है साथियों, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और एकल बंधन तो क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोल देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो COH समूह उपस्थित है तो क्या बोल देंगे, एल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आगे बात करें कीटोन। कीटोन समूह क्या होता है, ये जो वाला चित्र होता है ये कीटोन का होता है। ये भी जो संरचना कहीं पे भी आपको दी होगी तो क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओन लगते हैं। इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। मतलब पीछे क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। जैसे बात करते हैं CH3C और CH3, इसमें देखो यहाँ पे कीटोन समूह क्या है, कीटोन समूह है। अब कार्बन से कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 है तो 3 को क्या लिख दिए, प्रोप। रेकल बंधन तो क्या लिख दिए, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन, है ना। तो अब क्या लगेंगे, ओन लगा देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। एकल बंधन तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन। ठीक है, और ओन लगा देंगे, साथ में ओन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा,
प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, नॉन है प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण अपन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतीकात्मक समूह ओ कार्बोक्सिल अम्ल, जैसे यहाँ पे इसकी संरचना ये होती है, उपस्थित हो तो अनुलग्न ओइक लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो संरचना दी गई, यहाँ पे देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो क्या लगा देंगे लास्ट में? ओइक अम्ल। क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल। तो कार्बन संख्या कितनी है यहाँ पे? कार्बन संख्या एक है, कार्बन कितना है? एक है, तो मेथेन हो जाएगा, है ना, एकल बना तो मेथेन हो जाएगा, और मेथेन के साथ में जोड़ेंगे ओइक, तो मेथेनोइक हो जाएगा, मेथेनोइक, और अम्ल लगा देंगे, मेथेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, यही संरचना सेम टू सेम है, कार्बन संख्या दो, यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी? तीन है, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप, है ना, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, एकल बना तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। अब क्या लगा देंगे? ओइक लगा देंगे, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, अम्ल का अम्ल लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी नामकरण कर सकते हैं। द्विअबंधित हाइड्रोकार्बन, द्विअबंधित हाइड्रोकार्बन, तो यदि हाइड्रोकार्बन में द्विअबंधित उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और त्रिबंध हो तो एल्काइन कहते हैं, और एकल बंध हो तो एल्केन कहते हैं। एकल बंध हो तो एल्केन, द्विबंध हो तो एल्कीन, त्रिबंध हो तो एल्काइन कहते हैं। अनुलग्न ईन लगता है। क्या लगता है? अनुलग्न ईन लगता है। यहाँ पे देखो कार्बन संख्या कितनी है? दो है, तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, एथ के साथ में लगेगा ईन, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन, एथ प्लस ईन, एथ प्लस ईन क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो गया साथियों? एथीन हो जाएगा, ये आपका एथीन हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं भाई कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन संख्या 5 है, और क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 5 को कहते हैं पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। प्लस में इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? पेंटीन बन जाएगा, पेंटीन। आगे समझ में? आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप आएगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों क्या होते हैं? कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। पहला आपका दहन कर दिया गया। क्या दिया गया? दहन का। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर उष्मा प्रकाश कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल बनते हैं। यहाँ पर तो एक एग्जांपल दिया गया, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनता है? CO2 बन जाता है, और उसमें और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। आगे बात करते हैं, CH4 है और ऑक्सीजन के दो अणु लिए गए हैं, तो क्या बनेगा? CO2 गैस भी बनेगी और जल का निर्माण भी इसके अंदर होगा। तो ये एग्जांपल आप याद कर सकते हो, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या चीज होती है? ऑक्सीजन दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों में सरलतापूर्वक ऑक्सीकरण हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण में अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के में बदल जाता है। क्या बदलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। आगे बात करते हैं CH3 CH2 CH2OH, ये क्या क्षारीय KMnO4 है प्लस उष्मा, है ना, और अम्लीकृत K2 Cr2 और O7 ऑक्सीजन के कितने? 7 हैं, और उष्मा, तो इससे यह बनेगा CH3COOH। क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। तो ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? तो ये परिभाषा पूछ ली जाती है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों का ऑक्सीजन देने की क्षमता, इन पदार्थों को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और K2 Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो ये आप इसे याद कर लेना। आगे बात करते हैं, संकलन अभिक्रिया क्या होती है? संकलन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में संतृप्त यौगिकों में को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम जैसे आपका उत्प्रेरक है, पैलेडियम और निकल है, इनकी उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और उत्प्रेरक के साथ प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे देखो कार्बन का उन्होंने डबल बॉन्ड लिख दिया, और यहाँ पे R एल्किल समूह से जोड़ दिया, और निकल उत्प्रेरक का यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो इससे यह अभिक्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी। आगे बात करते हैं निकल उत्प्रेरक का उपयोग। निकल उत्प्रेरक का उपयोग किसमें करते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो भाई। वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। मतलब तेल को किसमें बदलने के लिए? घी में बदलने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त यौगिकों संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत
होते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन तथा हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करती है तथा इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, इसे भी आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जैसे एथेनॉल है, ठीक है, उनके गुणधर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का मुख्य गुणधर्म क्या है, निम्न प्रकार से एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एथेनॉल एक रंगीन द्रव्य होता है। क्या होता है, रंगीन द्रव्य होता है। इसे एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे दारू की बात करते हैं, रंगहीन होता है, दारू का कोई भी रंग नहीं होता, जो रंगहीन होता है, ठीक है। यह एक अच्छा विलायक होता है। यह एक क्या होता है, अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग टीचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि औषधियों में भी उपयोग होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। भाई जैसे अपन बात करते हैं, पैक बनाते हैं, है ना, जो नशेड़ी आदमी होते हैं वो पैक बनाते हैं, तो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जिसकी जैसे श्रद्धा होती है, जितने लेने की क्षमता होती है, उसी अनुसार वो जल मिलाते हैं। क्या करते हैं, जल मिलाया जाता है। कोई भी अनुपात हो सकता है उनका, है ना। तो किसी को ज्यादा पानी मिलाना तो ज्यादा पानी मिला सकते हैं, किसी को कम मिलाना तो कम भी मिला सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसका गलना क्या होता है, 156 केल्विन तथा इसका क्वथना होता है 351 केल्विन होता है। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म यहाँ पे बात करते हैं, दहन। एथेनॉल को जलना, मतलब दारू का जलाते हैं किस प्रकार से। एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। एथेनॉल है C2H5OH, एथेनॉल है, सूत्र होता है। उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल के 3 अणु भी निकल जाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा। आगे बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 होता है। KMnO4 क्षारीय होता है ये, तो इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कर देता है। एथेनोइक अम्ल के साथ क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, ये भी आप याद कर लेना। आगे बात करते हैं एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया। एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेनोइट एवं जल प्रदान करते हैं। एथेनोइक सल्फ्यूरिक अम्ल के परस्पर अभिक्रिया फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एस्टर कहते हैं। इनका उपयोग इन अभिक्रिया को कहते हैं एस्टीकरण कहते हैं। जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं एस्टीकरण कहते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया गया है, अभिक्रिया दी गई, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे याद कर सकते हो। और सोडियम के साथ क्रिया, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें है नहीं। आगे बात करते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के क्या गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। आगे बात करते हैं, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह संबंधित रखता है। एसिटिक अम्ल 3 से 4% विलियन का सिरका कहते हैं। इसे एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। आगे बात करते हैं एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जाता है। भाई जल में भी ये भी कहना, जो आपका दारू है उसी तरह से विभिन्न अनुपातों में घोला जाता है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला होता है, मतलब इसकी गंध बहुत ही खतरनाक होती है। और यह होता है रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। आगे बात करते हैं साथियों एथेनोइक अम्ल की रासायनिक गुणधर्म। एस्टर अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है साथियों, एस्टर बनाता है। तो ये आपका अभिक्रिया, ये एस्टर का सूत्र है, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइट बनाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया, इसे भी आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। आगे बात करें कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल दिए गए, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं चीजें। आगे कुछ चीजें आने वाली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आगे भाई आपकी साबुन और अपमार्जक। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो पेपर में बार बार पूछ जाती है, डिट्टो छप जाती है। आइए बात करें साबुन क्या होता है। साबुन बहुत ही पुराने अपमार्जक होते हैं। साबुन क्या होते हैं, बहुत ही पुराने अपमार्जक होते हैं, जिन्हें तेल एवं वसा के क्षार के द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। साबुन किससे बनती है भाई, तेल होती है, वसा होती है और क्षार के द्वारा जल अपघटन करके बनाता है। इन अभिक्रियाओं में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल और ओलिक अम्ल तथा पोमिटिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण आदि ग्लिसरीन बनते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
एक सीधी सी परिभाषा भी लिख सकते हो आप साबुनीकरण की। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो भाई ये तीनों फॉर्मूले क्या है, ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखना है। देखो CH2O CO C7 C17 और H35, यहाँ पे यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। और बीच में आपको क्या है CH CO और C17 और H35 लिख देना है। तो ये आपको एसिट्रीन वसा का सूत्र होता है। और ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2OH 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 CHOH CHOH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। और सोडियम के 3 अणु लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 अणु लेते हैं। तो इनसे क्या बनता है? साबुन का सूत्र बनता है। ये आपको साबुन का सूत्र याद कर लेना है। ये साबुन का सूत्र होता है C17 H35 COONA, ये साबुन का सूत्र होता है। तो आगे बात करते हैं साबुन। साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है भाई, कोलाइड अवस्था में रहता है। साबुन तथा पोटेशियम लवण साबुन जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में भी किया, जैसे सफाई करने में, जैसे बात करते हैं कपड़े धोने में इनका उपयोग करते हैं। सोडियम साबुन की तुलना में सोडियम पोटेशियम साबुन के लिए कोमल होते हैं तथा जल में अधिक विलय होते हैं। इसके कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने तथा साबुन बनाने के लिए पोटेशियम लवणों का उपयोग करते हैं। मतलब कि भी शैम्पू वगैरह बनते हैं, जैसे अपन बात करें शैम्पू है, सरफ है, जो भी शेविंग क्रीम वगैरह बनती है वो पोटेशियम से बनती है, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है? कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। आगे बात करते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या है भाई? ये भी एक शौचीकरण वाला पदार्थ है, ठीक है। अपमार्जक को शोधन की अभिक्रिया अभिकर्मक कहते हैं, जिनमें साबुन के कुछ गुण होते हैं, साबुन के भी गुण होते हैं, परंतु अपमार्जक माने तो सरफ क्या होते हैं? अपमार्जक मतलब क्या होता है? सरफ बोलते हैं इसे हम, है ना, अपनी भाषा में। तो सरफ वास्तव में साबुन नहीं होते हैं, साबुन नहीं होती है, लेकिन साबुन के ही इसमें गुण होते हैं। ये मर्दुल तथा कठोर दोनों जल में काम करते हैं। जैसे सरफ है ना, अपनी वो खारे पानी में और मीठे पानी में दोनों में काम करती है, उसी प्रकार से जल में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। किस में देते हैं भाई? खारे पानी में भी ये झाग देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं, साबुन विहीन भी साबुन कहते हैं। ये ठोस द्रव्य पाउडर आदि के रूप में पाई जाती है। मतलब सर्फ किस में पाई जाती है? पाउडर के रूप में पाई जाती है, द्रव्य में पाई जाती है, ठोस में भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, आगे देखो आपको मिसेल क्या होती है? मिसेल क्या होती है? साबुन सोडियम स्टीरेट में मिसेल का बनना इस प्रकार का है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट के अणुओं के जल के साथ आयनन होता है। क्या होता है? आयनन होता है। ये साबुन है, साबुन का सूत्र जो किसमें? आयनों में टूट गया। किसमें टूट गया? आयनों में टूट गया। यहाँ पे देखो ये क्या है? नेगेटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव। इनको दोनों को अलग कर देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अलग लिख देंगे। तो इससे क्या बनता है? एक तो भाग बनता है दूरी भाग, एक बनता है हाइड्रोकार्बन भाग। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन भाग है। ये क्या है? दूरी भाग है। दूरी भाग में क्या होता है? जल से नहीं होता है, और ये जल विरोधी होता है, जल का विरोध करता है। यहाँ पे जल से नहीं सिरा क्या होता है? C डबल बॉन्ड COO माइनस, ठीक है। और ये क्या होता है? पूर्ण सिरा होता है जो जल विरोधी होता है। आगे बढ़ते हैं, यह हाइड्रोकार्बन का भाग अर्थात C17 H35 का कण है, जो पूंछ का ध्रुवीय भाग होता है। और COO माइनस सिर होता है। इस प्रकार का अणु जल स्नेही तथा जल विरोधी भाग से परस्पर जुड़कर व्यवस्थित रूप से इकट्ठे होकर मिसेल का निर्माण करते हैं। ये मिसेल निर्माण का चित्र है। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। साथियों, साबुन की शोधन की क्रिया भी यहाँ पे दी गई है। मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोकार्बन केंद्रीय कोड होता है और क्रोड होता है। साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंद चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाती है। इसे स्टेरेट आयन का जल विरोधी भाग बूंदों के अंदर होता है। यह जल दागी भाग चिकनाई की बूंदों से बाहर कांटों की तरह निकलता रहता है। अतः स्टेरेटेड आयनों से घिरी हुई तेल की बूंद जल में खींच जाती है और गंदगी की सतह को हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेल और वसा पेयोसीकरण की धुलाई की सहायता करती है। कपड़ों पर ग्रीस और एसिडेटेड आयनों के द्वारा घिरी हुई ग्रीस की बूंदें इस प्रकार से बूंदें गिर जाती है और ग्रीस की बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित एसिडेटेड आयन। ये इस प्रकार से आप चित्र याद कर सकते हो। ये आपका देखो चैप्टर नंबर आपका 4 है। चैप्टर नंबर 5 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 का एक कोड भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे फ्री में PDF चाहिए तो उनको कोड की आवश्यकता होती है। उन्होंने अगर वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है तो उनको एक कोड बताता हूँ भाई। आपको कोड में ये सेंड कर देना है कि भाई नंबर वन संस्कार, ये आपको कोड सेंड कर देना है नंबर 1 संस्कार। तो आपको ये
PDF मिल जाएगी चैप्टर नंबर 4 की। नंबर 1 संस्कार, ये आपका कोड है। तो साथियों मिलते हैं जय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, अपने दोस्तों को भी जरूर जुड़ना, और ये नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से।